हेलो साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों, आज के टॉपिक में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित 11वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से पिछली कक्षा के बाद लगभग 65 प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को रखा हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न जो हैं वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। एक है सी.बी. मैकफर्सन, दो है कार्ल जे पॉपर, तीन है जॉन रॉल्स और चार है एल.टी. हॉबहाउस। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है कार्ल जे पॉपर, यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक जो थे वो कार्ल जे पॉपर थे। आज का दूसरा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। दो है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। तीन है लोकसभा में एंग्ली इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व और चार है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 जो है वह ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व को अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा। एक है C.E.M. जोड़, दो है लास्की, तीन है C.L. वेपर और चार है रैमजे मेयर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रैमजे मेयर, यानी रैमजे मेयर का यह स्टेटमेंट है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यानी समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। कौन कहा था, रैमजे मेयर कहे थे। 4 नंबर का प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में एक समता है क्योंकि एक है दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, दो है दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तीन है दोनों त्याग में विश्वास करते हैं और चार है दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, यानी प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में इसी बात का समता है कि दोनों क्या है, दोनों व्यक्ति और की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी अनुभवात्मक, निगमात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक। तो साथियों, इसका राइट आंसर है निगमात्मक, यानी प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो थी वह निगमनात्मक थी और वहीं अरस्तु की अध्ययन पद्धति जो थी वो आगमनात्मक थी। अरस्तु की आगमनात्मक थी। नात्मक थी। अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है।
ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। डी टॉकविले, रैमजे म्योर, एच जे लास्की, ब्रोगन। तो साथियों इसका राइट आंसर है डी टॉकविले। यानी डी टॉकविले का यह मत था कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, यानी ये ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? 1 है एडम स्मिथ, 2 है ई बर्क, 3 है एच लास्की और 4 है डी बी स्मिथ। तो साथियों इसका राइट आंसर है टी बी स्मिथ। यानी टी बी स्मिथ जो हैं वो लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। ये है 1 है ब्रिटेन के संविधान से, 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, 3 है फ्रांस के संविधान से और 4 है जापान के संविधान से। तो साथियों इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी विधियों के समान संरक्षण की अगर बात की जाए तो इसमें यह कहा गया है कि सभी को विधि के समान एक समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा है? राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा है? 1 है मैकाइवर, 2 है फाइनर, 3 है ब्राइस, 4 है लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर है लास्की। यानी यह स्टेटमेंट लास्की का है कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। 10 नंबर का प्रश्न है। राजनीतिक दल का जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा? राजनीतिक दल का जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा? लास्की, ब्राइस, लावेल, बर्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्राइस। यानी यह स्टेटमेंट ब्राइस का है। 11 नंबर का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम जिसको बोला जाता है के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है। 1 है 15, 2 है 7, 3 है 11 और 4 है 9। तो साथियों इसका राइट आंसर है 9। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है वह 9 है। 12 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? 1 है प्रतिषेध, 2 है अधिकार पृष्ठा, 3 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 4 है परमादेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत के रूप में उसको माना जाता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट कहा जाता है? 1 है नौकरशाही, 2 है न्यायपालिका, 3 है प्रेस, 4 है राजनीतिक दल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है प्रेस। यानी प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। यानी प्रेस जो है वह राजनीतिक दल प्रेस जो है वह चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ पिलर या स्टेट कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया है? 1 है ग्रोसियस, 2 है ओपेनहाइमर, 3 है कांट, 4 है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रोसियस। यानी बाह्य संप्रभुता की अवधारणा जो है वो ग्रोसियस द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। भारत में किस राज्य विधि की संवैधानिक
वैधता की चुनौती दी जा सकती है? भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय में। तो साथियों इसका राइट आंसर है उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय में। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। 1 है यूके में, 2 है फ्रांस में, 3 है यूएसए में और 4 है भारत में। तो साथियों इसका राइट आंसर है यूएसए में। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए? 1 है जे रूसो, 2 है जेरमी बेंथम, 3 है जे.एस. मिल और 4 है अब्राहम लिंकन। तो साथियों इसका राइट आंसर है जेरमी बेंथम। यानी जेरमी बेंथम ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी व्यक्ति एक से अधिक न गिना जाए। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1 है अनुच्छेद 14 विधि के समान समक्ष समानता, 2 है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 3 है अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता और 4 है 23 मानव के दुर्व्यवहार बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। साथियों धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 1 है 13वां संशोधन, 2 है 14वां संशोधन, 3 है 15वां संशोधन, 4 है प्रथम 10 संशोधन। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रथम 10 संशोधन। यानी अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जो है वो प्रथम 10 संशोधन में जोड़ा गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? 1 है नैसर्गिक अधिकार, 2 है ऐतिहासिक अधिकार, 3 है कानूनी अधिकार, 4 है नैतिक अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक अधिकार। यानी बर्क जो है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? 1 है लोकसभाएं, 2 है जनमत संग्रह, 3 है आरंभक, 4 है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? 1 है गिलक्राइस्ट, 2 है लास्की, 3 है लिगेटेल, 4 है कार्नर। तो साथियों इसका राइट आंसर है गिलक्राइस्ट। यानी गिलक्राइस्ट ने यह कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। 23 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2 है फ्रांस में, 3 है इंग्लैंड में, 4 है रूस में। तो साथियों इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। यानी आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। 24 नंबर का प्रश्न है, वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था? वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था अरस्तु द्वारा, गाडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, राल्स द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु द्वारा। यानी वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु द्वारा किया गया था। 25 नंबर का प्रश्न है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है, कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है, कथन है बेंथम का, डायसी का, लास्की का, ऑस्टिन का। तो साथियों इसका राइट आंसर है बेंथम का। यानी अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानून से पहले कोई अधिकार नहीं है, यह कथन बेंथम का है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का,
निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? एक है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, दो है विकासवादी सिद्धांत, तीन है शक्ति सिद्धांत, चार है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकासवादी सिद्धांत। कौन है विकासवादी सिद्धांत? अगला प्रश्न है राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है। एक है मैकाइबर से, दो है ऑस्टिन से, तीन है हॉब्स से, चार है क्रैब से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकाइबर से, यानी राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन मैकाइबर से संबंधित है। 28 नंबर का प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है सामाजिक समझौता, दैवी, शक्ति, ऐतिहासिक। तो साथियों इसका राइट आंसर है दैवी, यानी राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो दैवी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में। तो साथियों इसका राइट आंसर है राजस्थान में, यानी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी। 30 नंबर का प्रश्न है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? एक है अनुच्छेद 279 में, दो है अनुच्छेद 280 में, तीन है अनुच्छेद 281 में, चार है अनुच्छेद 282 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280 में, यानी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में निहित है। अगला प्रश्न है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा को। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है उच्चतम न्यायालय को, यानी उच्चतम न्यायालय को जो है वह संविधान का रक्षक कहा जाता है। 32 नंबर का प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1932 में। 33 नंबर का प्रश्न है भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? एक है अनुच्छेद 1, दो है अनुच्छेद 2, तीन है अनुच्छेद 3, चार है अनुच्छेद 4। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 1 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 34 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? एक है मंत्रिपरिषद में, दो है कैबिनेट में, तीन है राष्ट्रपति में, चार है प्रधानमंत्री में। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में, यानी भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? एक है समाजवाद में, दो है साम्यवाद में, तीन है उदारवाद में और चार है सर्वाधिकारवाद में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सर्वाधिकारवाद में, यानी सभी कुछ राज्य में है निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है, यह सर्वाधिकारवाद की विशेषता है। 37 नंबर का प्रश्न है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्तिक स्वतंत्रता, यानी उदारवाद का मौलिक सिद्धांत जो है व्यक्तिक स्वतंत्रता है। 38 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? एक है प्रस्तावना में, दो है मौलिक अधिकार के अध्याय में, तीन है नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में और चार है कहीं नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है
प्रस्तावना में, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। 39 नंबर का प्रश्न है, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? 1 है माओ, 2 है लेनिन, 3 है मार्क्स और 4 है स्टालिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स। दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मार्क्स थे। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 1 है 350, 2 है 356, 3 है 256 और 4 है 360। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 360, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। 41 नंबर का प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के लेखक हैं? प्रूधो, मार्क्स, लास्की, मैकाइबर। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रूधो, यानी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के लेखक कौन है? प्रूधो हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? 1 है जवाहरलाल नेहरू, 2 है अबुल कलाम आज़ाद, 3 है जयप्रकाश नारायण, 4 है महात्मा गांधी। तो साथियों इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 1 है लोकमान्य तिलक, 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, 3 है एम.जी. रानाडे और 4 है अरविंद घोष। तो साथियों इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 44 नंबर का प्रश्न है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? 1 है भारत, 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 है ब्रिटेन और 4 है स्विट्जरलैंड। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है स्विट्जरलैंड, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो किस देश में है? तो साथियों ये है स्विट्जरलैंड में। 45 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? 1 है शक्ति का सिद्धांत, 2 है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, 3 है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, 4 है विकासवादी सिद्धांत। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकासवादी सिद्धांत, यानी राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 3 है जवाहरलाल नेहरू, 4 है गोविंद बल्लभ पंत। तो साथियों इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके सदस्य जो थे, अस्थाई सदस्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई सदस्य जो थे वो अस्थाई सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत में केंद्र पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था? भारत में केंद्र पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था? 1 है 1968 में, 2 है 1971 में, 3 है 1977 में, 4 है 1979 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1977 में, यानी भारत में केंद्र पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन 1977 में किया गया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? 1 है चीन में, 2 है सोवियत संघ में, 3 है क्यूबा में और 4 है चेकोस्लोवाकिया में।
तो साथियों इसका राइट आंसर है सोवियत संघ में, यानी सोवियत संघ में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? एक है अनुच्छेद 16, दो है अनुच्छेद 17, तीन है अनुच्छेद 18 और चार है अनुच्छेद 19। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। 50 नंबर का प्रश्न है, अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन है। अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन है। एक है लेनिन का, दो है स्टालिन का, तीन है मार्क्स का और चार है माओ का। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स का, यानी मार्क्स का यह कथन है कि अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। 51 नंबर का प्रश्न है, ए थियरी ऑफ जस्टिस के किसने लिखा है? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? एक है जॉन रॉल्स ने, दो है नेहरू ने, तीन है अम्बेडकर ने और चार है लॉक ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जॉन रॉल्स ने, यानी ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। 52 नंबर का प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक है रूसो, दो है मार्क्स, तीन है लास्की, चार है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौते में से किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? एक है भारत बांग्लादेश, दो है भारत श्रीलंका, तीन है भारत भूटान और चार है भारत पाकिस्तान। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है भारत और पाकिस्तान, यानी शिमला समझौता जो है वह भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में हुआ था। 54 नंबर का प्रश्न है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक है H.G. वेल्स, दो है C.D. वन, तीन है J.S. मिल और चार है अरस्तु। तो साथियों इसका राइट आंसर है J.S. मिल, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट J.S. मिल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। एक है बहुल राजनीति, दो है संप्रदायवाद, तीन है क्षेत्रवाद, चार है जाति प्रथा। तो साथियों इसका राइट आंसर है जाति प्रथा, यानी डॉक्टर अम्बेडकर के मत के अनुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जाति प्रथा है, यानी वे जाति प्रथा को लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। 56 नंबर का प्रश्न है, जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम हैं। एक है सुख और शांति, दो है सुख और समृद्धि, तीन है सुख और श्रेय और चार है सुख और दुख। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुख और दुख, यानी जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, वह है सुख और दुख। 57 नंबर का प्रश्न है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? एक है प्लेटो, दो है पेरेटो, तीन है मोस्को और चार है बर्नहम। तो साथियों इसका राइट आंसर है पेरेटो, यानी पेरेटो का यह कथन है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई है? एक है संघ की, दो है राज्य की, तीन है
एक तथा दो दोनों की, और चार है किसी की भी नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है संघ की, यानी संघ की शक्तियाँ अमेरिकी संविधान के अनुसार निश्चित कर दी गई है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? एक है अनुच्छेद 343, दो है अनुच्छेद 344 और तीन है अनुच्छेद 345 और चार है अनुच्छेद 346। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? एक है संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, दो है जनप्रतिनिधित्व का कानून, तीन है संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम और चार है संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो साथियों इसका राइट आंसर है संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, यानी संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम जो है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? एक है राष्ट्रपति, दो है उपराष्ट्रपति, तीन है सामग्री और चार है प्रधानमंत्री। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। कौन पाया जाता है? प्रधानमंत्री पाया जाता है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है क्या? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 62 नंबर का। जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? एक है जीवन को, दो है समानता का, तीन है स्वतंत्रता का और चार है संपत्ति का। तो साथियों इसका राइट आंसर है समानता का। कौन है? समानता का, यानी जॉन लॉक ने अपने चिंतन में समानता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया है। 63 नंबर का प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। एक है 90वां संविधान संशोधन, दो है 91वां संविधान संशोधन, तीन है 85वां संविधान संशोधन और चार है 94वां संविधान संशोधन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 91वां संविधान संशोधन। कौन है? 91वां संविधान संशोधन। 64 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? एक है अनुच्छेद 17, दो है अनुच्छेद 29, तीन है अनुच्छेद 325 और चार है अनुच्छेद 326। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 325, यानी संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत यह उपबंधित किया गया है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। आज का 65वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? एक है संविधान संशोधन विधेयक, दो है वित्त विधेयक, तीन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, चार है साधारण विधेयक। तो साथियों इसका राइट आंसर है साधारण विधेयक, यानी साधारण विधेयक के संबंध में साथियों संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक
आहूत होती है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो जो है आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों, अगर यह वीडियो जो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप लोगों के समझ जाएगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे पुनः एक बार विदा ले रहे हैं और कल कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए श्रृंखला के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।